हम लोग इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट करियर को देखेंगे। एग्जामिनेशन से पहले मैं मोस्ट वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर दूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, इंडिया फुल्ली लिटरेट स्टेट। यहाँ पर क्रोनोलॉजी वाइज में मैंने वो स्टेट के नाम लिख दिए हैं। मिजोरम पहला स्टेट बना भारत का जो 20 में 2025 को फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया। सेकेंड पर गोवा था और त्रिपुरा, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। लेकिन अपना यूनियन टेरेटरी लद्दाख जो है वो 24 जून 2024 को ही फुल्ली साक्षर यूनियन टेरेटरी हो चुका था। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेट पूछा जा रहा है, यूनियन टेरेटरी पूछा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट रहा, इसको क्लियर कर लें और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका आंसर दे सकते हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम है उसको उल्लास ने जिसको कि नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसने इसे हेल्ड करवाया है। और यह जो कि भारत का भी टारगेट है कि 2030 तक पूरे भारत को फुल्ली लिटरेट किया जा सके। ये हमारा बेसिक भी है, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में था उसके अकॉर्डिंग भी इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम भारत को फुल्ली साक्षर कर दें। सेकेंड है इमरजेंसी। भारत में इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में उन्होंने ही लागू किया था। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच में। अभी भारत सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर अब इसे मनाएगी। तो 25 जून जो है वो संविधान हत्या दिवस के तौर पर अब मनाने से बेहतर होगा कि हम इसे याद करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए निगेटिव एक थॉट्स है। इसलिए हम लोग जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उनको याद करते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो इमरजेंसी डे या संविधान हत्या दिवस 25 जून को हम याद करेंगे, ऐसा भारत सरकार ने इस वर्ष से स्टार्ट कर दिया है। 2025 से यह चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमें याद रखना है 25 जून। और 2025 जो है इमरजेंसी का वो 50वां वर्षगांठ भी है। यह आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगाया गया था। तो इमरजेंसी क्या होता है हम पॉलिटी में उसको देख सकते हैं। थर्ड टॉपिक है अपना डिजिटल एक्सेस, जो है ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। और यह किसके अंतर्गत आएगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहा गया है। अदर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर डिफरेंट टाइप्स के और भी जो हमारी लिबर्टी है या राइट है उसको राइट टू लाइफ के अंतर्गत रखा है आर्टिकल 21 में, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये सब जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हमें मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राइट टू जैसे लाइवलीहुड है, क्या ये फंडामेंटल राइट है? तो यस बिल्कुल है। हमें अपना व्यवसाय करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। उसी तरह से क्लीन इन्वायरमेंट का भी जो कॉन्सेप्ट है, हमें हमारा राइट टू ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो उसी तरह से डिजिटल एक्सेस भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो आने वाला समय या प्रेजेंट समय है वो डिजिटल एरा का ही है। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला गया था, उसी पर जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिजिटल एक्सेस को भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ला दिया है। और इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं वो सब जो है आर्टिकल 21 में आती हैं। इसमें कहा गया है पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ से रिलेटेड ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, इवन इमरजेंसी में भी। यही वो आर्टिकल है जो कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे इंसान की मूलभूत चीज़ों को डिफाइन किया गया है। नंबर 4 है यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसमें भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को इंक्लूड किया गया है। इसमें भगवद गीता के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, महाभारत का पाठ है, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। ये दोनों जो पुस्तकें हैं वर्ल्ड रजिस्ट्रार के यूनेस्को में शामिल की गई हैं 2025 में। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। 5 जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस को, वो हैं मराठी, बंगाली, असमिया, और बिहार से 2 भाषाएं हैं, पाली और प्राकृत। इस तरह से ये टोटल 5 जो भाषाएं हैं इस बार जोड़ी गई हैं। अब जो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो 11 हो गई हैं, पहले से 6 घोषित की गई थी। जिसमें सबसे पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज था 2004 में तमिल को घोषित किया गया था, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया जो है 2014 में। और ये कहाँ बोली जाती हैं हम सब लोग इसे जानते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बहुत ही सिंपल सा है, इसका कंडीशन होता है कि कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इसका लिटरेचर हो। सिंपल सी बात है, क्लासिकल लैंग्वेज उसी को कहेंगे जो पुरानी हो। तो इसमें याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वैसे मैंने क्लासिकल लैंग्वेज पर एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ चीज़ें इसी में इंक्लूड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कभी भी क्लासिकल लैंग्वेज का कंडीशन पूछे तो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना उसका लिटरेचर हो। और सिंपल सी बात है, जो उसको मानने वाले, उसको बोलने वाले लोगों उनको अपने ऊपर गर्व की बात हो, वो मतलब उसको प्रमोट करते हो। तो बस यही है क्लासिकल लैंग्वेज से जुड़े कॉन्सेप्ट। ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 7 मई 2025 को किया गया था।
पहलगाम टेररिस्ट जो अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 में, उसी का ये आउटकम था ऑपरेशन सिंदूर। 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि 25 इंडियन थे और वो एक नेपाली नागरिक था। किसके द्वारा किया गया था ये पहलगाम अटैक जो था, वो था द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक संगठन है। इसमें कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, जिसमें कि हमें ये विंग कमांडर याद नहीं रखना है, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी और विक्रम मिस्री, ये 3 लोग जो थे इसको लीड कर रहे थे, जो मीडिया को बता रहे थे। तो पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था, उसी तरह से पाकिस्तान ने भी 10 मई को बुनियान अल मरशुआ नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो बुनियान अल मरशुआ ये पाकिस्तान का ऑपरेशन था। हमने S-400, जिसको कि सुदर्शन चक्र हम लोग कहते हैं, इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड है, इसी से हमने जो पाकिस्तान का अटैक था उसको रोका। और S-400 जो है ये रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इसे अभी होल्ड कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी कराने में। S-400 ट्रम्प जो है, जिसको कि हम लोग भारत में सुदर्शन चक्र कहते हैं, ये तो इस्तेमाल हुआ ही था, लेकिन चूँकि ये ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन हमने इसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स के भी यूज़ की थी। ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ साथ हमने इवन जो हमारा राफेल है उसको भी हमने इस्तेमाल किया था इसमें, लेकिन ये पब्लिकली नहीं है, लेकिन राफेल से ही हम लोगों ने अटैक किया था। इवन ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है वो भी हमने अटैक किया था पाकिस्तान पर, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं है, तो वो पूछा नहीं जाएगा कि हमने राफेल यूज़ किया था या फिर ब्रह्मोस यूज़ किया था। लेकिन S-400 ट्रम्प हमने यूज़ किया था, जो कि हमारा एयर डिफेंस शील्ड है। तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ ये इन्फॉर्मेशंस थे। नेक्स्ट टॉपिक है 7 COP29, नवंबर 2024 में हुआ था। उसी तरह से नवंबर 2025 में COP जो है 30 होगा ब्राज़ील में। 29 जो है बाकू अज़रबैजान में हुआ था। COP 33 जो 2028 में होने वाला है वो इंडिया में होगा। इवन FCCC जो है, अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यह फ्रेमवर्क कन्वेंशन। फर्स्ट जो COP था वो 1995 में बर्लिन में हुआ था। थर्ड जो COP है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेटो में हुआ था। क्वेटो जो है वो जापान में है, यहीं पर कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था। COP 25 2015 पेरिस में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी पेरिस COP से ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस एंड इंडिया के इनिशिएटिव से हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया, जिसका कि हेड क्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 8वां जो टॉपिक है हमारा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस राजगीर में इनॉग्रेट किया 19 जून 2024 को। नालंदा यूनिवर्सिटी में वर्ष 2014 से ही पढ़ाई स्टार्ट है। उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कुमार गुप्त ने 427 में इसे स्थापित किया था। इसके रूइन को जो है खंडहर को फ्रांसिस बुकनन ने 1812 में खोजा था और आइडेंटिफाई कि नहीं ये नालंदा यूनिवर्सिटी ही है, जैसा कि उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े, जिसमें कि वेंसंग का भी रिसोर्स था, चाइनीज़ अदर लिटरेचर थे, इवन श्रीलंकन लिटरेचर थे। उसको पढ़ने के बाद इनको समझ में आया कि नहीं ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो रूइन किसने डिस्कवर्ड किया? फर्स्टली तो फ्रांसिस बुकनन ने किया था 1812 में, और इसे आइडेंटिफाई एज अ नालंदा यूनिवर्सिटी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडियन हिस्ट्री में। और ये चीज़ तो हमने बताया है कि 2014 से ही नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। एक्सियोम 4 मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बस इतना ही जानना है कि लॉन्च ये 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से हुआ है, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसी में शुभांशु शुक्ला जो है वो स्पेस में गए हैं। तो उस मिशन का क्या नाम है? एक्सियोम 4 मिशन। अब फर्स्ट है या सेकंड है ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। शुभांशु शुक्ला जो है वो फर्स्ट इंडियन हो जाएंगे जो कि स्पेस में गए थे। तो इस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग एग्जामिनेशन में आंसर दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनेशन में हम लोगों से एक्सियोम 4 मिशन के बारे में पूछा जाएगा। केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट हुआ है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए कमीशन एस्टेब्लिश किया है। इसी तरह से बिहार में बिहार युवा आयोग की स्थापना हुई है। सिंपल सी बात है, युवा आयोग की स्थापना इसलिए की जाएगी कि युवाओं को आत्मनिर्भर और उन्हें रोजगार दी जा सके। तो ये कुछ करंट अफेयर थे। इसी तरह से अगला वीडियो जो है मैं अदर करंट अफेयर पर अपलोड करूँगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।